हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक पैक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, ओपेक के बारे में आपने कई बार सुना होगा। उसी से जुड़ता हुआ एक ओपेक प्लस जो एक नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कई सारे डिफरेंट कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द ओपेक कंट्रीज़। तो उन्होंने एक प्रपोज़ल रखा है और यूएई ने हाल ही में उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है दोस्तों। तो क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया के पर, और क्या क्या जो इम्पैक्ट होगा क्रूड ऑयल के प्राइजेस के पर, और क्या इनका एग्रीमेंट था जो 2020 में साइन किया गया था, ये सारा कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और व्हाट इज़ ओपेक वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, और ओपेक प्लस क्या होता है वो भी आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। क्योंकि डायरेक्टली आपको इसके मेंबर कंट्रीज़ या फिर इसका फाउंडिंग ईयर, ये सारा कुछ आपको पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ 1-on-1 जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी दोस्तों। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com पे जा सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहीं पे मिल जाएगी और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी जो लेटेस्ट राउंड ऑफ मीटिंग हुई है ओपेक प्लस ग्रुप की, ओके। देखिए, ओपेक ग्रुप अलग है, ओपेक प्लस ग्रुप अलग है। ओपेक प्लस में आपको रशिया और कई सारे ऐसे अन्य कंट्री हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी, तो यूएई जो कंट्री है ऑब्वियसली एक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कंट्री है, उन्होंने अपने प्रपोजल्स को वापस ले लिया है। जो क्रूड ऑयल सप्लाई इंक्रीज़ करने की बात की गई है, बिकॉज 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तो क्रूड ऑयल को डिक्रीज़ करने की बात की गई थी, जो प्रोडक्शन था, क्योंकि कोई सेल नहीं हो पा रहा था और इवन जो एक बैरल का जो प्राइस था क्रूड ऑयल का, वो नेगेटिव में भी चला चुका था। तो इस तरह से अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली कई सारी दुनिया में जो प्रोडक्शन स्टॉप हो चुका है, राइट। ऑलरेडी जो कंट्रीज़ के पास स्टोरेज है वो यूटिलाइज किया करते थे, तो क्रूड ऑयल का प्राइस गिर चुका था। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली, सो यूएई ने क्रूड ऑयल सप्लाई इंक्रीज़ करने की बात की गई है। बट दूसरे जो ओपेक कंट्रीज है उन्होंने एक कंडीशन लगाया हुआ है, ओके, कि अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको एक कंडीशन रहेगा। तो कंडीशन क्या है आगे मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा। देखिए, तो यहाँ पे जो मंडे के दिन ये मीटिंग हुई थी ओपेक प्लस कंट्रीज़ की, तो उन्होंने जितने भी कई सारे प्लेयर्स थे, जो सऊदी अरेबिया हो गया, रशिया हो गया, अज़रबैजान, जो कई सारे कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी। बट एनी हाउ एक कंक्लूजन पे आने का ये मीटिंग फेल हो चुकी है दोस्तों, ओके। कई सारे ऐसे इश्यूज थे रिगार्डिंग प्राइस को मेंटेनेंस करने की बात की गई थी, और जो क्रूड ऑयल था उसको सप्लाई जो है उसको इंक्रीज़ करने की बात की गई थी, बट एक प्रॉपर कंक्लूजन नहीं था किसी के पास। देखिए, बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ, तब जाके आपको एक इशू समझ में आएगा। 2020 में क्या हुआ था, ओपेक प्लस ग्रुप जो कंट्रीज़ थे उन्होंने एक अग्रीमेंट को साइन किया था दोस्तों, ओके। ये 2 साल का अग्रीमेंट था, यानी 21-22 तक ये चलेगा, क्योंकि जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का जो प्राइस था वो बहुत ही स्टीपली फॉल हो रहा था। आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से कई सारे देशों की जो कंट्रीज है उनका ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद पड़ चुका था। ऑब्वियसली उनके पास कई सारा स्टोरेज था ऑयल का, पेट्रोल का, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी रुक चुका था। तो इसकी वजह से क्या है, जो प्राइस था एक बैरल का वो गिर के 18 बैरल या 20 बैरल तक गिर गया था। तो इन्होंने ये डिसाइड किया इस एग्रीमेंट के तहत कि हम जो है अपना प्रोडक्शन को स्टॉप करेंगे, मतलब स्टॉप इन द सेंस कि कम करेंगे, ओके, ताकि जो बैलेंस इनबैलेंस हो चुका है सप्लाई और डिमांड को लेकर उसको हम प्रॉपर एक ट्रैक पर लेकर आएंगे। तो 2 साल तक इस एग्रीमेंट को इन्होंने साइन किया था। तो प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो 18 साल में इतना कम नहीं हुआ था जितना 2020 में आपको देखने को मिला है। $20 गिर चुका था पर बैरल, उसके बाद अभी धीरे इंक्रीज होकर $76 हो चुका है, बट $20 हो चुका था पर बैरल 2020 की अगर बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली कई सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप पड़ चुके थे, कि कई सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ गिर चुकी थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो लोग पैंडमिक में लगा चुके थे।
राइट। लोगों की जान बचाना उनके लिए प्रायोरिटी था, उनके लिए जो वैक्सीन से डेवलप करना उनके लिए प्रायोरिटी था। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्होंने R&D में, वैक्सीनेशन में लगा दिया। तो इसीलिए कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई इंपोर्ट नहीं कर रहा था ऑयल को लेकर, तो इसका प्राइस जो है ऑब्वियसली गिरना ही था। ओके। और जैसे कि आप देखेंगे जो इनिशियली एक एग्रीमेंट में इन्होंने तय किया है कि हम लोग जो है 10 मिलियन बैरल्स बनाएंगे पर डे, और अबाउट 22% ऑफ जो प्रोडक्शन है उसको हम कट करेंगे। ओके। जो रोज़ाना प्रोड्यूस किया जाता था ऑयल, उसका हम 22% कट कर दिया जाएगा। ओके, रिमाइनिंग आपको प्रोड्यूस किया जाएगा। बट नवंबर 2020 हालात जो है फिर सुधरने लगे, वैक्सीनेशन होता रहा और कई सारे वैक्सीन भी बाहर आने लगे। कंसिस्टेंटली द प्राइस जो है धीरे 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 बढ़ता गया। ओके, अभी अगर आप देखें तो 76.5 पर बैरल है। जब एंड ऑफ अक्टूबर अगर आप देखेंगे तो उस 2020 में तो $40 हुआ था, क्योंकि जब तक कई सारे कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी रोल आउट हो चुके थे, जैसे कि यूरोप ले लीजिए या फिर अमेरिका ले लीजिए। ऑब्वियसली इंडिया में तो इसी साल वैक्सीनेशन रोल आउट किया गया है, जनवरी में ही कई सारे अप्रूवल मिले हैं। बट दूसरे कंट्रीज़ की अगर बात करें तो उनके अप्रूवल की वजह से जो है क्या है, जो बैरल की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होना चालू हो चुका था। ठीक। और ओपेक प्लस जो ग्रुप है उनको एक शार्प क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा दोस्तों इसकी वजह से, इंक्लूडिंग इंडिया भी अगर बात करें तो इसकी वजह से क्या है, मेंटेनिंग लो सप्लाई लेवल्स टू राइज द प्राइजेस। ओके, सो इंडिया ने भी इनके ऊपर आरोप लगाया है कि अभी तो हालात सुधर चुके हैं। ओके, तो अभी तो आप जो है सप्लाई को बढ़ाइए। अगर आप कम सप्लाई करेंगे ऑब्वियसली मार्केट में उसके प्राइजेस ज़्यादा रहेंगे, अगर प्राइजेस ज़्यादा रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी पर भी डिपेंड इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी तरह इंक्लूडिंग इंडिया की अगर बात ले ले तो उसने भी जो है आलोचनाएं जताई है कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में। तो अभी धीरे धीरे हालात जो है अच्छे होते आ रहे हैं। अभी तो इंडिया में थोड़े ख़राब है, बट फॉरेन कंट्रीज़ में, दूसरे कंट्रीज़ में वहाँ पे सुधर चुका था सारे हालात। तो अगर आप सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस भी थोड़ा गिरेगा। हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने ये बताया कि हाई प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो हमारी इकोनॉमी रिकवरी करने को जो है एक दिक्कत हो रही है, उनको एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। अगर हमारी इकोनॉमी का रिकवर कर रहेंगे तो ऑब्वियसली पहली बात जो है क्रूड ऑयल का प्राइस अगर थोड़ा कम रहेगा तो हमारी इकोनॉमी जो है रिकवरी जल्द से जल्द हो सकती है। नॉट ओनली इंडिया, जितने भी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं जो पोस्ट पैंडमिक के बाद कई सारे फिजिकल स्टिमुलस पैकेजेस को लेकर आए, कई सारे रिलीफ पैकेजेस दिए गए थे। बट अगर प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल अगर इसी तरह बढ़ता रहेगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को अपना खर्चा कट करना पड़ेगा। कि जो ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स कर रहे हैं लोगों के ऊपर, उसको कट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इन्होंने भी एक पॉइंट रेस किया है कि आप प्लीज़ अपने प्रोडक्शन को राइज कीजिए, ताकि क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा कम होगा तो हम हमारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को भी कंसंट्रेट कर सकते हैं और हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। ओके, जब जाकर अप्रैल में क्या हुआ था, ओपेक प्लस ने अग्री कर लिया, जी हाँ हम हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, और उसके चलते हुए जो प्राइस था पर बैरल वो 76 से $64 उतर चुका था। ओके, फेज़ 1 की अगर बात करें, और उसके बाद सऊदी अरेबिया ने फिर से जो 10 मिलियन बैरल का जो इन्होंने अग्रीमेंट किया था वो 1 मिलियन बैरल पर डे कट करने की बात की गई थी जुलाई के महीने में, इसी के महीने में। अभी इशू क्या है ये सुनिए, यूएई क्यों अपना जो प्रपोजल है वो इंक्रीज़ करना चाहता है प्रोडक्शन, उसको क्यों बैक ले रहा है। देखिए एक्चुअली उनकी जो न्यूज़ एजेंसी में इस तरह दिखाया गया है कि यूएई का ये मानना है कि उनकी गवर्नमेंट ये मानकर चल रही है कि आगे चलकर यानी नेक्स्ट महीना अगस्त के महीने में ये अपना क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले हैं। ओके, ऑब्वियसली जो इनकी कमेटी थी जॉइंट मिनिस्ट्रियल मॉनिटरिंग कमेटी, उन्होंने भी ये कहा है कि हम हमारा प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। बट इस मीटिंग के तहत क्या हुआ, जो अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया था 2 साल का अग्रीमेंट, राइट, कि हम हमारे एक प्रोडक्शन को कट करेंगे, उसको और 6 महीने एक्सटेंड कर दिया गया था। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको, इस एग्रीमेंट को 6 महीने एक्सटेंड करने की वजह से यूएई पे ये इफेक्ट पड़ा है कि अगर आप इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगा। ओके, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जो हम इंक्रीज़ करने की बात की गई उसको हम कट ऑफ तो करना ही पड़ेगा। बट ये पॉइंट करता है कि आप जो कह रहे हैं कि आप इतना प्रोडक्शन जो है कम करना पड़ेगा, वो ऑब्वियसली देखिए जितने भी जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, या फिर ख़तर ले लीजिए, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनको एक लेवल दे दिया जाता है दोस्तों। ओके, उनको एक सेट कर दिया जाता है कि आप इससे कम नहीं करेंगे। ओके, अगर फ्यूचर में आपको प्रोडक्शन कट करना भी है तो आप एक लेवल से, यानी 100 बैरल पर डे, आप एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, 100 बैरल पर डे से आप कम नहीं करेंगे। ओके, सो आप सपोज आपका प्रोडक्शन 200 बैरल चल रहा है तो यू कैन डिक्रीज अप टू 110। ओके,
डिक्रीज अप टू 100 ऑल्सो, पर 100 से कम नहीं जाएगा आपको। 100 तो मिनिमम करना है, एक मिनिमम लिमिट सेट कर दी जाती। तो यूएई का ये कहना है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है जो कैलकुलेट किया गया था, ओके, तो उससे भी कम हमारा जा रहा है, तो उससे भी हमको कम करने की बात की जा रही है मीटिंग में। तो हम लोग ये नहीं करेंगे। ओके, जो रेफरेंस आउटपुट इन्होंने जो अग्रीमेंट में साइन किया गया था, अगर वो आउटपुट लेके आकर यूएई के जो मिनिमम लिमिट है उससे अगर मैच करेंगे आप, तो उनसे भी कम जा रहा है। तो यूएई का ये कहना है कि भाई देखिए, जब ओपेक साइन हुआ था तो हम लोगों को ये अग्रीमेंट साइन किया गया था, अब इससे कम नहीं जाएंगे। बट अग्रीमेंट, ये जो दूसरा अग्रीमेंट साइन हुआ है अप्रैल 2020 में कि हमारे प्रोडक्शन को कट करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा मिनिमम लिमिट से हम और भी कम कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली उनको लॉसेस होंगे, राइट। यूएई की गवर्नमेंट को कई सारे लॉसेस फेस करना पड़ेगा। तो ये लोग, इन्होंने क्या किया, हमारे प्रपोजल को, जो अग्रीमेंट जो ये लोग साइन कर रहे हैं 6 महीने का एक्सटेंड, उसके हम खिलाफ जाएंगे। ओके, हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। ओके, और हमारा जो प्रोपोर्शन दिया गया है ऑब्वियसली उसका लोअर शेयर रहेगा जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल है। तो उम्मीद है आपको ये सारा इशू समझ में आया होगा। और जो बेस लाइन रेफरेंस, यही जो भाई आपको समझाना चाह रहा था, जो मिनिमम लिमिट इन्होंने रखी थी जिसे हम बेस लाइन रेफरेंस भी कहते हैं, उससे भी कम ये लोग उतर रहे हैं अभी। तो ये अनफेयर ही रहा ना। अगर इस तरह से कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका जो धंधा है वो तो मंदा हो जाएगा। उनके जो गवर्नमेंट है वो कई सारे लॉसेस में चले जाएगी। कई सारे एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए होंगे दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो अगर आप बेस लाइन प्रोडक्शन से भी अगर कम निकाल रहे हैं तेल, तो उनके डिमांड को कब मीट हो पाएंगे आप। तो इस तरह से इन्होंने आलोचनाएं लगाई हैं। बट ये इंडिया के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट होगा, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। जो यूएई और अदर ओपेक प्लस नेशन है, उन्होंने अभी तक कोई प्रॉपर एग्रीमेंट साइन नहीं किया है कि क्या ये लोग जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिराएंगे या फिर प्रोडक्शन को कम किया जाएगा। अभी तक तो कोई आया नहीं है। बट इंडिया की अगर बात करें तो अब तो हालत दोस्तों बहुत ही ख़राब है। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा 103 पर लीटर है कई सारे स्टेट्स में। इवन मैं कर्नाटक की बात करूं तो यहाँ पे मैं 2 दिन पहले देखा था 102 पर लीटर था पेट्रोल। अभी आज अगर देखूं तो 103 हो चुका है। तो इस तरह से प्राइसेस जो है एक उड़ान स्कीम की तरह उड़ते ही जा रहे हैं। ओके, बिकॉज हाई क्रूड प्राइसेस हैं। और इंडियन ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज़ है, जो ONGC है, HPCL है, जितने सारे कंपनीज़ हैं, राइट। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने पेट्रोल को भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को भी खर्चा काटना पड़ता है, वो लोगों को भी टैक्सेस का खर्चा काटना पड़ता है। और उन्होंने 19.3% को बढ़ाया है पेट्रोल। और डीजल की अगर बात करें तो 21% बढ़ा है दोस्तों डीजल, जनवरी से लेकर अब तक 2021 तक। ठीक, तो ये सारा कुछ जो है इफेक्ट पड़ने वाला है इंडिया के ऊपर, अगर आगे चलकर इस मीटिंग में कोई एक प्रॉपर अग्रीमेंट ना हो। ओके, तो हमारे जो मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि अभी उम्मीद है कि आगे चलकर क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर गिरेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे प्राइसेस भी गिरने वाले हैं। तो यहाँ से आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, डायरेक्टली आपको मेंबर कंट्रीज पूछ सकते हैं, कब फॉर्म हुआ था वो उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। सो व्हाट इज़ ओपेक प्लस? देखिए, ओपेक प्लस इज़ नथिंग बट इट्स ए अलायंस ऑफ क्रूड प्रोड्यूसर, जो कि 2017 में इसको पाया गया था। ओपेक प्लस कंट्रीज़ में कौन कौन रहते हैं? अज़रबैजान है, बहरीन है, ब्रुनाई है, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। ओके, दिस आर द कंट्रीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम द ओपेक कंट्रीज। याद रख लीजिए। ओके, ओपेक कंट्रीज में आपको सऊदी, कतर, यूएई सारे आते हैं, बट ओपेक प्लस में इसके मेंबर कंट्रीज अलग हैं। तो इस बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछने के कई सारे चांसेस हैं, बिकॉज ये न्यूज़ में रहा है। इनका गोल क्या है? ऑब्वियसली दोनों का, ओपेक और नॉन ओपेक प्रोड्यूसर का ये जो अलायंस था पहली बार फॉर्म किया गया था अल्जीर्स में 2016 में। और इनका मकसद यही है कि अनफेयर मार्केट ना हो, कोई भी मोनोपोली ना छा जाए किसी की, और जो प्रोडक्शन ये लोग कर रहे हैं ऑयल का, इस सबको इक्वल हिस्सा मिले और इक्वल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर दिया जाए। ओके, एंड रेस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं लोग कि कोई कंट्री अगर अनफेयर प्रैक्टिस करती है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं। कम टू द पॉइंट ऑफ ओपेक। व्हाट इज़ ओपेक दोस्तों? देखिए, ओपेक इज़ नथिंग बट, आपको सभी लोग पता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये तो फुल फॉर्म दोनों में भी सेम है। इसको कब फाउंड किया गया था? बगदाद, इराक में इसको फाउंड किया गया था। ओके, 1960 में। और ये जो 5 कंट्रीज़ थे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, जो ईरान आज हम कहते हैं, इराक है, कुवैत है, राइट, सऊदी अरेबिया है, वेनेजुएला है। सो दिस आर द कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है।
एंड इट इज़ ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। याद रख लीजिए, आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं इट इज़ ए नॉन परमानेंट बोल के, क्योंकि एक स्टेट पीएससी एग्जाम में इस तरह से पूछा गया था कि ओपेक इज़ ए नॉन परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इट इज़ ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। करेंटली आपको 14 मेंबर इसके देखने को मिल सकते हैं, और इसका मेन मकसद भी यही है, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक सिक्योर फेयर प्राइजेस हो, स्टेबल हो प्राइजेस का, कोई मोनोपोली ना छा जाए, हर कंट्रीज़ को जो एक फेयर रिटर्न मिले, उसका जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट में उसका फेयर जो रिटर्न दिया जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में। ओके, एंड ओपेक मेंबरशिप आपको सभी लोगों के लिए ओपन कर दी गई है। जो कोई भी कंट्री जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है वो इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है, जो अपने डील्स हैं वो उसको प्रेजेंट करके इनके साथ बिजनेस कर सकता है। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो ओपेक प्लस के बारे में हमने पढ़ा, ओपेक के बारे में पढ़ा, और किस तरह से जो यूएई अपने प्रपोजल्स को बैक किया है वो भी हमने पढ़ा। आगे चलकर अगस्त में और एक मीटिंग होने वाली है, देखते हैं क्या होता है। और अगर आप देखेंगे तो इंडिया के पर इम्पैक्ट वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आंसर राइटिंग के भी यूज़फुल है, और उसके बाद आपको प्रीलिम्स में भी इसको पूछ सकते हैं, जैसे कि मेंबर कंट्रीज़, फाउंडिंग ईयर, हेडक्वार्टर्स एक्सेट्रा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।